से स्टार्ट करेंगे आगे। हमने सीखा कि जो मेल का गेमेटोफाइट है, अगर इमेच्योर गेमेटोफाइट की बात करें और मैच्योर गेमेटोफाइट की बात करें, तो जो जनरेटिव सेल है प्लस ट्यूब न्यूक्लियस सेल है, ये हमारा हो जाएगा इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट। 2 सेल्स पर मुश्तमिल है। और जो मेल का गेमेटोफाइट होगा वो 2 गेमेट, इट मीन्स जनरेटिव सेल डिवाइड होकर जब 2 गेमेट बनाए और एक ट्यूब न्यूक्लियस सेल, ये 2 सेल और ये 1 सेल, ये 3 सेल जो हैं इनको हम कहते हैं मैच्योर गेमेटोफाइट। ये हमने कल चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट को हमने पढ़ा कि मेल गेमेटोफाइट कहाँ से बना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कहाँ से बना था, माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ है और माइक्रोस्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हुई है, माइक्रोस्पोरेंजियम अलॉन्ग विद माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में। ये नहीं पढ़ा है हमने कि ये जो है ये 2 गैमेट और ये ट्यूब न्यूक्लियस सेल, ये पोलन ट्यूब बनता आ रहा है नीचे, ठीक है ना, स्टिग्मा के अंदर स्टाइल में, ये मेल गेमेटोफाइट है। अब ये दोनों के दोनों सेल जनरेटिव सेल से बने, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। अगर इसको पीछे करके पोलन ग्रेन के फॉर्म में देखें तो ये जनरेटिव सेल और ये ट्यूब न्यूक्लियस सेल। अब ये अंदर वाले ये जो सेल्स हैं ये माइक्रोस्पोर से बने हैं, ठीक है ना, ओके। और माइक्रोस्पोर कौन से सेल से बना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहां पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल हो गई, उसके अंदर ये 1 सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने डिवाइड करके बनाए माइक्रोस्पोर और 1 माइक्रोस्पोर से बने हैं 2 सेल, जिनको हम जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस सेल कहते हैं। फिर ये जनरेटिव सेल ने डिवाइड होकर बनाए हैं 2 गैमेट, ये हो गए 2 गैमेट और ये ट्यूब न्यूक्लियस वही का वही रहेगा एक, ठीक है ना। ये कल चीजें हमने सीखी थी, ओके। तो पोलन ग्रेन का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सराउंडिंग बाउंड्री है पोलन ग्रेन की, ये माइक्रोस्पोर से बनी है या माइक्रोस्पोर के बाहर जो माइक्रोस्पोरेंजियम की कवरिंग है उससे बनी है। तो ये कवरिंग में कन्वर्ट हो गई है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर से ये गेमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में हमने पढ़ा कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म का, किस पर मुश्तमिल था, हमने कहा ये एम्ब्रियो की जो सेक है, ये पूरे की पूरी जो 7 सेल थे और 8 न्यूक्लियस थे, इस एक एम्ब्रियो सेक को हमने फीमेल गेमेटोफाइट का। अगर इसकी देखें ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो एम्ब्रियो सेक बनी है कौन से सेल से, बताएं भाई कमेंट में। मेगास्पोर अकेले सेल से, मेगास्पोर बना है मेगास्पोर मदर सेल से, और मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो अगर मैं कहूँ कि ये मेगास्पोर मदर सेल कुल मिला के कन्वर्ट हुआ है एम्ब्रियो सेक में, तो बात गलत नहीं है। मैंने इन स्टेप्स को शॉर्टकट कर लिया। कौन से स्टेप को शॉर्टकट कर लिया कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना, फिर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बनी। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि एम्ब्रियो सेक कहाँ है, तो आप कहेंगे सर एम्ब्रियो सेक तो है ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सेक। तो ये जो मेगास्पोरेंजियम की कवरिंग है ये आपकी ओव्यूल की कवरिंग में कन्वर्ट हो गई। इट मीन्स अगर मैं मेगास्पोरेंजियम को कहूँ कि ये पूरी की पूरी ओव्यूल में कन्वर्ट हो गई है, तो बात गलत नहीं है भाई। मेगास्पोरेंजियम में क्या था, मेगास्पोर
मदर सेल, ये कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो सेक में, पूरी मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में। ठीक है, ये कल की बातें थी, इससे आगे आज पढ़ेंगे, इनको रिपीट करना लाजमी था। मूविंग टू आगे, हाँ भाई, अभी हमने समझना है, छेड़ा जे तो ॿारनि जो वाइट ते वरी मसलो थींदो, वाइट ते भी मसलो थींदो। ख़राब तो थी वञे, बस सही है, थोड़ो शेड हुजे ॿियो कम ख़राब तो थी वञे। भाई हमने अब सीखना है जिम्नोस्पर्म का मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, जस्ट इससे कंपेयर करना है। सुनिए भाई, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल होता है कि नहीं? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल एंजियोस्पर्म में कहां पे था? ओव्यूल एंजियोस्पर्म में था ओवरी के अंदर। ठीक है, ये जो ओव्यूल है जिसका माइक्रोपाइल रीजन नीचे है, ये निशानी है कि ये ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का, और किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। ये ओवरी हो गई, ओवरी के अंदर है। जिम्नोस्पर्म में ओवरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली ओव्यूल है, ओनली ओव्यूल है। और ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल रीजन है ये ऊपर होगा। डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के बीच ये है। अच्छा, ओव्यूल अब समझेंगे कि कहां से बना। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं मेल गेमेटोफाइट की, तो वही बनाएंगे पोलन ग्रेन। किस्सा सेम चलेगा कि भाई माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम पूरे की पूरी पोलन ग्रेन में। वही एंजियोस्पर्म वाली बात। फर्क ये है कि इनका जो पोलन ग्रेन है एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन से चेंज है। क्या चेंजिंग है भाई? एक तो पोलन ग्रेन के अंदर विंग्स हैं, जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन के अंदर विंग्स हैं उड़ने के लिए। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनको फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है। फ्लावर में क्या होता है? एक पार्ट होता है फ्लावर के अंदर जिसको हम कहते हैं कोरोला या पेटल्स। इनके अंदर नेक्टर बनता है। नेक्टर एक जूस का नाम है जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर ये नेक्टर यानी जूस पीकर जाते हैं। मतलब इंसेक्ट को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, प्लांट अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट को तो फ्लावर से फूड मिल गया, नेक्टर मिल गया। प्लांट ने ये क्यों खिदमत की इंसेक्ट की? इंसेक्ट के लिए ये क्यों बनाया नेक्टर? प्लांट की ये लालच थी कि हमें पॉलिनेशन करनी है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है एंथर से स्टिग्मा तक, मगर नॉट ओनली थ्रू द एयर। इट मींस जिम्नोस्पर्म के पास कोरोला नहीं है तो नेक्टर नहीं बनेगा, इंसेक्ट को लालच नहीं मिलेगी, इंसेक्ट नहीं आएंगे तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगी। तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो ओनली एंड ओनली पॉलिनेशन होती है विंड से, जिसको हम कहते हैं एनिमोफिली। तो भाई विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन करनी है, आसान काम और मोस्ट सक्सेस फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन कौन सा होना चाहिए? इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू? इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट इस फ्लावर के पास आया है, पोलन ग्रेन उठाकर अगले फ्लावर के पास लाजमी जाएगा, क्योंकि वहां पे भी उसको दावत मिलेगी, नेक्टर मिलेगा। अब विंड से जो पोलन ग्रेन निकले हैं, उड़े हैं, अगले फ्लावर तक जाने के लिए इनका टारगेट अगला फ्लावर नहीं है। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो एक तो ये चीज होगी कि जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा होगा, कोई तो पहुंच जाए अगले फ्लावर तक, और विंड से मूव कर रहे हैं तो इसलिए पोलन ग्रेन का जो वेट है वो
लाइट होगा, हल्का होगा, और उड़ने के लिए इनके पास विंग्स होंगी। एक बात क्लियर हो गई, विंग्स का क्या रोल है उड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करने के लिए पोलन ग्रेन के पास विंग्स होनी चाहिए। उसके अलावा अभी अंदर आते हैं। अंदर जब देखते हैं कि यहाँ पे एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोथेलियल सेल, एक नहीं बल्कि दो सेल होते हैं, इनको कहा जाता है, दो सेल्स होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, इनको कहा जाता है दो को प्रोथेलियल, ठीक है। उसके अलावा एक और सेल होता है जिस पर दो गैमेट लगे होते हैं। तो ये सेल क्या है जिस पर दो गैमेट लगे हैं, ये गैमेट का स्टॉक है ना, इसीलिए इसको स्टॉक सेल कहा जाता है। और ये स्टॉक पर क्या लगे हुए हैं, गैमेट, दो गैमेट। और उसके अलावा एक सेल यहां पर होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस सेल। कितने सेल हो गए भाई टोटल, दो प्रोथेलियल, एक स्टॉक, दो गैमेट, एक ट्यूब न्यूक्लियस, 6 जो सेल हैं। इन 6 सेल को मेल का गेमेटोफाइट कहते हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंजियो और जिम्नोस्पर्म के मेल गेमेटोफाइट के बीच क्या डिफरेंस है, 3 सेल पर मुश्तमिल है एंजियोस्पर्म का मेल गेमेटोफाइट। 3 कौन से, 2 गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे भी ट्यूब न्यूक्लियस है, मेल गैमेट भी हैं, एडिशनल ये सेल्स हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कि एंजियोस्पर्म के पास नहीं है। ठीक हो गया भाई। चलो फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो आप कहेंगे सर ये तो आसान काम है। कैसे भाई, ऐसे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशम कहते हैं या एंथ्रीडिया, पढ़ाया है ना मैंने कल, क्या कहते हैं भाई, एंथ्रीडिया। एंड्रोशम इज द टर्म ओनली यूज फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। और ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के लिए टर्म यूज किया जाता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया, तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया में अगर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो डिफरेंस क्या है, देखें भाई, ये है आर्चिगोनिया, ठीक है, ये आर्चिगोनिया है। इस पार्ट को हम कहते हैं इसका नेक, ठीक है, नेक कहते हैं। वाह वाह, इसको कहते हैं हम क्या, नेक। और नीचे वाला जो स्वेलन पोर्शन है इसे कहते हैं वेंटर। ये 2 पोर्शन है, क्या नहीं है, ओवरी नहीं है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्पिल है, इसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं, ठीक है ना। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्पिल, पिस्टिल, गाइनोशियम, इसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं। अब आर्चिगोनिया मेल फीमेल गैमेटोफाइट 2 to 5 आर्चिगोनिया होती हैं, और उनके अंदर आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, ओवम होगा। ये 2 to 5 आर्चिगोनिया अलॉन्ग विद ओवम इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट क्या था भाई, बताएं तो, क्या था, एम्ब्रियोसेक, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये भी कल की कुछ चीजें थी, अभी यहाँ तक ऐसे टॉपिक्स थे जो कल से ओवरलैप हो रहे थे। अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सुने भाई, पढ़ाया तो नहीं था। अब मुझे बताएं कि जो पोलन ट्यूब बन रहा है ये किसका फीचर होगा, जिम्नो का, एंजियो का, टेरिडोफाइट का, जिम्नो का भी फीचर होगा। पोलन ट्यूब कब बनता है, पोलन ट्यूब तब बनता है जब मेल गैमेट डायरेक्ट मूव करके फीमेल गैमेट तक ना जा सके। जिम्नो में भी एंजियो में भी मेल गैमेट तैर कर नहीं जा सकता, इसलिए क्या बनाया मेल गैमेट को पहुंचाने के लिए, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है क्या, पोलन ग्रेन एक व्हीकल है, एक वेक्टर है
जिसके अंदर मेल का गैमेट है, ये पोलन ग्रेन उड़ के जाएगा, इट मीन्स मेल गैमेट गया। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है ना भाई, आगे जाके पोलन ट्यूब जब बनेगा जनरेटिव सेल से मेल गैमेट बनता है। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ओनली एंड ओनली वहां पे होगी जहां पे पोलिनेशन होती है, और पोलिनेशन वहां पे होगी जहां पे पोलन ग्रेन बनते हैं, और पोलन ग्रेन जमनो और एंजियो में बनते हैं। टेरिडोफाइट तो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रायोफाइट भी स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है ये जमनो और एंजियो दोनों में होगी, और पोलन ट्यूब का काम है गैमेट को पहुंचाना फीमेल के गैमेट तक। जमनोस्पर्म की बात करें तो आर्चिगोनिया के अंदर, आर्चिगोनिया में क्या होगा, ओव्यूल। और एंजियो की बात करें तो कहां पे पहुंचाना मेल गैमेट को, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, एग तक। बस ये एक वेहिकल है, सोर्स है गैमेट को पहुंचाने का रास्ता है। उसके बाद हमने एम्ब्रियो सेक की कल डिटेल में डिस्कस की थी। इसके बाद जो टॉपिक है ना पोलन ट्यूब के रोल के बाद, अभी टॉपिक आता है पॉलिनेशन का। हाँ भाई मुझे बताएं पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में बताएं, पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। कहां से ट्रांसफर होना, एंथर से स्टिग्मा। बताएं भाई एंथर कहां पे है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी क्या, स्टेमिन है ना, और स्टिग्मा कहां पर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मुझे ये बात बताएं आप कि पॉलिनेशन में क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर हो जिसके ऊपर फीमेल पार्ट भी लगा हो और मेल पार्ट भी लगा हो, यानी फ्लावर कौन सा है, बाइसेक्सुअल। अब इसमें पोलन ग्रेन कहां से कहां तक ट्रांसफर होंगे, इस एंथर से स्टिग्मा तक। अब एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, ये फ्लावर है, ठीक है, और ये एक अलग प्लांट है, इसके पास भी फ्लावर है। देखें भाई इसके पास ओनली है मेल पार्ट और इसके पास ओनली है फीमेल पार्ट, तो ये प्लांट हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, ये भी हो गया यूनिसेक्सुअल। इसको कहेंगे मेल प्लांट, इसको कहेंगे फीमेल प्लांट, क्योंकि कार्पिल है इसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब क्या मैं फीमेल प्लांट को कार्पिलेट या पिस्टिलेट कह सकता हूं, कार्पिलेट या पिस्टिलेट, ओके। मेल प्लांट को क्या कहूं बताएं कमेंट में, क्या कहूं, स्टेमिन वाला, स्टेमिनेट, ठीक है। तो अब यूनिसेक्सुअल प्लांट में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन आ रहे हैं, और यहाँ बाइसेक्सुअल में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन आ रहे हैं। इन दोनों केसेस को पॉलिनेशन कहेंगे। मगर पॉलिनेशन के हैं दो टाइप, एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है एंथर से स्टिग्मा तक जाना पोलन ग्रेन का, और इसका भी मतलब है एंथर से स्टिग्मा तक जाना पोलन ग्रेन का। फर्क ये है, अगर जिस एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहा है और जिस स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है वो एक ही प्लांट पर लगे हों या एक ही फ्लावर पर लगे हों, यानी बाइसेक्सुअल, ये कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट से एंथर निकले, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाए, तो इस पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। मुझे कमेंट में ये बताएं, क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं? नहीं भाई। दूसरी बात बताएं, क्या बायसेक्सुअल प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं? क्या बायसेक्सुअल प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं? सुने भाई, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये इसका मेल पार्ट हो गया, ठीक है, एंथर, और ये इसका हो गया फीमेल पार्ट।
ठीक है, ये फीमेल पार्ट। अब अगर ये पोलिन ग्रेन यहां से इस स्टिग्मा तक आ जाएं, ठीक है, तो ये प्लांट एक हो गया, ये भी बायसेक्सुअल है, ये भी बायसेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। तो बायसेक्सुअल और बायसेक्सुअल के बीच भी पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन बायसेक्सुअल में भी हो सकती है और यूनिसेक्सुअल में भी होगी। यूनिसेक्सुअल कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बायसेक्सुअल कौन सी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे? सुने भाई, कंडीशन नंबर 1, अगर स्टिग्मा ऊपर लगी हो और एंथर नीचे हो, स्टिग्मा की लोकेशन जो हो वो ऊपर हो और जो पोलिन ग्रेन बनाने वाला एंथर है वो नीचे है, तो यहाँ पे पोलिन ग्रेन का ऊपर उड़ के जाना कभी कभी मुश्किल होता है। अच्छा, कभी यूं होता है कि स्टिग्मा जो है ऐसी लोकेशन पे होती है कि पोलिन ग्रेन वहां पे पहुंच नहीं सकते, सेम फ्लावर के एंथर के। तो इस कंडीशन में कौन सी पॉलिनेशन होगी? नंबर 1 ये बात। दूसरी बात ये है, कभी कभी जी बायसेक्सुअल में सेल्फ तो होगी ना, मैं कह रहा हूं एक ऐसी कंडीशन है जब सेल्फ नहीं होगी, वैसे तो होगी, एक ऐसी कंडीशन है जब सेल्फ नहीं होगी। तो वो कंडीशन कौन सी है? अगर स्टिग्मा ऐसी जगह पे लोकेट कर रही हो जहां पे पोलन ग्रेन का पहुंचना अपने एंथर का नामुमकिन हो, तब वो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन कोई इंसेक्ट लेके आएगा, कोई ऐसा सोर्स वो अपने फ्लावर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बाहर की हो रही है, तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ नहीं होगी। इनकेस अगर वो ऐसे लोकेट हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जो बायसेक्सुअल हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। इसकी आगे भी डिटेल है, हम डिटेल में नहीं जाने वाले। पॉलिनेशन या आपकी पूरी पॉलिनेशन से सवाल मुझे ये बताएं कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में, एवोल्यूशन में कौन सी पॉलिनेशन रोल प्ले करेगी, चेंज कौन सी पॉलिनेशन लाएगी? क्यों भाई, क्यों क्रॉस? क्योंकि दो डिफरेंट पोलिन ग्रेन एक डिफरेंट प्लांट से आएंगे, डिफरेंट स्टिग्मा को आके पॉलिनेट करेंगे, तो जो ऑफ स्प्रिंग नया प्लांट बनेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट होगा, ठीक है, एक नई वैरायटी बनेगी, हाइब्रिड वैरायटी बनेगी। बायसेक्सुअल को क्या मोनोशियस कह सकते हैं? कल ये पढ़ाया था मैंने, अभी क्यों पूछ रहे हैं आप? कह सकते हैं। चलो भाई, पॉलिनेशन के बाद, अब पॉलिनेशन हो गई, अब क्या होगा? अब बनेगा सीड। और सीड कैसे बनेगा? अच्छा, सीड से पहले भी एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो पढ़ने की चीज है नहीं, सिंपल है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन करें दो गेमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, रिजल्ट में क्या बनता है? जायगोट। तो जायगोट के बनने का जो प्रोसेस है, 2 गैमेट के फ्यूज करने का, इसको फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। कमेंट में आपने ये बताना है कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? हाँ भाई, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? एंजियोस्पर्म में कहाँ पे होगी? जिम्नो में, ओव्यूल के अंदर, एंजियोस्पर्म में भी ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ओव्यूल स्पोरोफाइट का हिस्सा है या गेमेटोफाइट का हिस्सा है? ओव्यूल सारे का सारा स्पोरोफाइट है, जस्ट ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है वो गेमेटोफाइट है। तो हम मानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो स्पोरोफाइट के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर होती है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक भी तो ओव्यूल के अंदर है ना। जो गेमेटोफाइट है वो भी ओव्यूल के अंदर है, इट मींस स्पोरोफाइट के अंदर है। तो स्पोरोफाइट पर यानी ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। ओव्यूल रास्ता देगा माइक्रोपाइल से गेमेट को अंदर जाने का। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन को करवाता है, ओव्यूल का रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। तो हम कहेंगे स्पोरोफाइट पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। चलो भाई, उसके अलावा फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जायगोट बनेगा। अब ये जायगोट क्या करेगा? जैसे जायगोट बनेगा, सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट।
अब देखें सीड की डेवलपमेंट। सीड कैसे बनेगा भाई? पहले तो हमें बनाना है एक ओव्यूल। ये हो गया ओव्यूल। किसका ओव्यूल है? एंजियोस्पर्म का या जिम्नोस्पर्म का? एंजियो का। कैसे समझा कि ये एंजियोस्पर्म का है? नीचे है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को नीचे करना या ऊपर करना या लोकेट करना कौन से 3 सेल्स का काम है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल जो सेल्स थे, कहाँ पे थे एंटीपोडल सेल? एंटीपोडल सेल जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के अपर पोल पर 3 सेल्स हैं इस पोल के अपोजिट, इसीलिए इनको एंटीपोल वाले एंटीपोडल सेल कहा जाता है। एक काम इनका है कि ओव्यूल को सही तरह से लोकेट करवाना, यानी माइक्रोपाइल किधर करना है, ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म रेस्पेक्टिवली में। दूसरा काम इनका क्या है पता है? दूसरा काम ये कुर्बानी देते हैं, ये 3 सेल हैं, इट मीन्स बॉडी है, इनके पास प्रोटीन्स होंगी, लिपिड होंगी, ये टूटते जाते हैं, इनका सारे का सारा फूड ये जो मेल फीमेल का गेमेटोफाइट है इनको छोड़कर क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल, एग, साइनर्जिड सेल। इन 2 सेल पर फूड लगता है इन तीनों सेल्स का, तो ये आहिस्ता 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 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक। उसके अलावा जब मेल गैमेट हमने पढ़ा था कि जब मेल गैमेट ये पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन जब कहाँ से आएगा? पोलन ग्रेन जब ये पोलन ट्यूब बना के नीचे आएगा, यहाँ पे कौन सा सेल होगा जो पोलन ट्यूब बनाता आ रहा है? ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे इसके 2 गैमेट होंगे। तो ये जब नीचे आ रहा होगा पोलन ट्यूब जैसे ही पहुंचता है माइक्रोपाइल के रीजन पर, जो फर्दर ऊपर वाला जो सरफेस है इसका, ये टूट जाता है। इट मीन्स कौन सा सेल टूट जाता है? ट्यूब न्यूक्लियस सेल। तो पीछे कौन से सेल होते हैं? गैमेट। तो दोनों के दोनों गैमेट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, दोनों के दोनों गैमेट जाके हिट करते हैं साइनर्जिड सेल को। 2 मेल गैमेट, 2 साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड सेल पानी की तरह होते हैं, तो दोनों साइनर्जिड सेल को जब मेल गैमेट हिट करते हैं तो ये बस्ट हो जाते हैं। ये कैसे खत्म हुए साइनर्जिड सेल? मेल गैमेट से। और ये 3 कैसे सेल खत्म हुए? अपना फूड देकर। किसको? बाकी फीमेल गैमेटोफाइट को। बाकी फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग को। तो बाकी कितने सेल बचे? 2। एक एग, दूसरा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एक गैमेट एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा किसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस को। तो यहां से स्टार्ट होगी सीड की डेवलपमेंट। यहां से सीड की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म की फर्टिलाइजेशन में कौन सा डिफरेंस है? जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा टाइप फर्टिलाइजेशन का नहीं होगा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में? 1। इट मीन्स एक मेल का गैमेट अगर जिम्नोस्पर्म है तो एग को फर्टिलाइज करेगा, तो ये एग जो है ये क्या है? एग प्लस में मेल का गैमेट इज इक्वल टू जायगोट। जायगोट ग्रो करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा। नहीं बनेगा क्या? ये 3 न्यूक्लियस वाला सेल, और 3 न्यूक्लियस वाले सेल को हमने कहा था एंडोस्पर्म। 3 न्यूक्लियस वाले सेल को हमने ट्रिप्लॉइड सेल कहा था। तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। यहां से सीड की डेवलपमेंट होगी। देखें भाई, फर्टिलाइजेशन हो गई। अगर सीड की डेवलपमेंट हम एंजियोस्पर्म में बात करते हैं तो सीड की डेवलपमेंट कैसे होगी? नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अभी मैं वहां पे एम्ब्रियो बनाता हूं, नई स्लाइड पे चलते हैं। पहले एम्ब्रियो बनेगा, दूसरा स्टेप सीड के बनने का, दूसरा स्टेप है एंडोस्पर्म का बनना। अगले पेज पर पढ़ेंगे एंडोस्पर्म।
तीसरा जो स्टेप है सीड के बनने का वो बनेगा कोट। तो 3 पार्ट्स पढ़ेंगे सीड के, एक और पार्ट पढ़ेंगे जो किससे बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा, ठीक है, कॉटिलीडॉन। अगले पेज पर देखते हैं इन चीज़ों को डिटेल में। माँ ऑनलाइन वारन के सुभाणे तव्हांखे शयूं माना सीक्वेंस सां मिलंदियूं। अॼु तव्हां न नकारी वेंदव। हाँ रिपीट तो कयां तो तव्हांजे लाइ थिए थी, तव्हांजी तो रिपीटेशन थिए थी। हाँ भाई देखें, अभी देखें, ये फिर मैं ओव्यूल बना रहा हूं, बार बार ओव्यूल को बनाना पड़ रहा है। ये ओव्यूल के 2 लेयर हैं, इनको कहते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर अभी 2 सेल बना रहे हैं बस, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल। अब एग और मेल गैमेट स्पर्म मिलके जायगोट बन गया। अब देखें जायगोट को ग्रो करवाते हैं। ये जायगोट ने ग्रो किया, जायगोट ने ग्रो किया, ये ग्रो करता जा रहा है। कौन सी डिवीजन कर रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस करके फाइनली इसने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया 2 हिस्सों में। एक ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, दूसरी ये नीचे वाली इसकी टिप। ये जो टिप पर 2 पार्ट हैं एम्ब्रियो के, इन दोनों के दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिल्यूम्यूल। पिल्यूम्यूल। इससे जब सीड जर्मिनेट करेगा तो इससे शूट पैदा होगा। और नीचे वाला जो एम्ब्रियो का पोर्शन है इसे कहते हैं रेडिकल। 2 पार्ट हो गए एम्ब्रियो के। बीच वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला येलो वाला, ये एम्ब्रियो की है स्टॉक। ये तीसरा पोर्शन बीच वाला एम्ब्रियो की क्या है, एम्ब्रियो की स्टॉक। तो अभी 3 पार्ट्स हो गए ना एम्ब्रियो के। अभी सुने, अब एम्ब्रियो के स्टॉक से, एम्ब्रियो के स्टॉक से एक पार्ट निकलेगा यहां से, जो एम्ब्रियो को कवर करेगा। एम्ब्रियो के स्टॉक से निकल करके ऊपर की तरफ भी कवर करेगा और नीचे की तरफ भी कवर करेगा, पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेगा। इस एम्ब्रियो के कवर को जो कि स्टॉक से निकल रहा है, इसे कहते हैं कॉटलीडॉन। कॉट का मतलब है सीड, लीडॉन का मतलब है लीफ। तो कॉटलीडॉन का मतलब क्या हो गया, सीड के अंदर लीफ। भाई ये लीफ टाइप तो स्ट्रक्चर है ना, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रही है। निकल कहां से रही है, एम्ब्रियो के स्टॉक से, और बिल्कुल सेंटर, स्टॉक के सेंटर से निकल रही है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये जो एम्ब्रियो की स्टॉक का सेंटर है जहां से निकला है कॉटिलीडॉन, इसके ऊपर कौन सा पोर्शन है और नीचे कौन सा पोर्शन है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिल्यूम्यूल और रेडिकल के बीच भी एक हिस्सा है, ये हिस्सा जिसको मैं अब ग्रीन कर रहा हूं, इसके बीच है रेडिकल और वो पॉइंट जहां से क्या निकला है, कॉटिलीडॉन। और ये पिल्यूम्यूल और स्टॉक के बीच, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला, बीच में स्टॉक से कॉटिलीडॉन निकला है, बिल्कुल टिप पर पिल्यूम्यूल है। पिल्यूम्यूल के पीछे एक पोर्शन है, स्टॉक का पार्ट है पिल्यूम्यूल के नीचे, इसको कहते हैं इपिकोटाइल। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ जहां से कॉटिलीडॉन निकला है उसके थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन पिल्यूम्यूल के नीचे वाला, इपिकोटाइल। और
एक और पोर्शन है जो जहां से कॉटिलीडॉन निकला है उसके नीचे टुवर्ड्स द रेडिकल, मगर रेडिकल और उसके बीच, इसको कहते हैं वजो बा भले था, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। कोटाइल का मतलब है कॉटिलीडॉन, हाइपो का मतलब है नीचे। जहां से कॉटिलीडॉन निकला है ना, अभी मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, जहां से कॉटिलीडॉन निकला है उसके ऊपर और उसके नीचे इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। कमेंट में मुझे बताएं इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल किसके पार्ट्स हैं, पिल्यूम्यूल और रेडिकल के या स्टॉक के? स्टॉक के। ओके, अभी सुने, ये आगे ये टर्म्स आगे यूज होंगे जर्मिनेशन में, ठीक है ना, जर्मिनेशन में ये चीजें यूज होंगी, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। अभी तक हमने पढ़ा है सीड का एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कॉटिलीडॉन, ऐसा समझे एक हिस्सा पढ़ा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया भाई। एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स हैं, रेडिकल, पिल्यूम्यूल, स्टॉक, और स्टॉक से कॉटिलीडॉन। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल था आपके पास ये वाला, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ के पास कितने न्यूक्लियस थे, 2, और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज हुआ, ये एक न्यूक्लियस, दूसरा 2 इसके पास थे, तीसरा 3 आ गए, तो ये ट्रिप्लॉइड सेल बन गया ना। यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइड सेल कितने बने, एक, जाइगोट भी एक बना था। अब ये ट्रिप्लॉइड सेल एक ग्रो करके इस कॉटिलीडॉन के अंदर, कॉटिलीडॉन के बाहर ये सारा जो ओव्यूल का रीजन है इसको भर देगा। ये सारे येलो कलर से मैं क्या बना रहा हूं, ये सेल्स बना रहा हूं जो किससे, कौन से सेल से बने हैं, ट्रिप्लॉइड सेल से बने हैं। ये सारे के सारे सेल पता है क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं। ये सेल बने क्यों हैं, फूड स्टोर करने के लिए। सारे का सारा ओव्यूल इनके थ्रू भरा हुआ है। तो ये जो येलो कलर के सेल्स मैंने बनाए हैं, बने कहां से हैं, ट्रिप्लॉइड सेल से। और ट्रिप्लॉइड सेल कहां से बना है, सेकंड फर्टिलाइजेशन से। 3 वाला सेल कैसे बनेगा, जबकि वो जिम्नोस्पर्म में तो नहीं बनता है ना भाई। ये जो हमने बात की, कल बात की थी, आपको मैंने कल ये बात पढ़ाई थी कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन सिंगल पढ़ेंगे, एंजियो में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अभी भी मैंने उसको रिपीट किया कि एंजियोस्पर्म में एक गैमेट एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जो गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल को। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई। मगर जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन एक दफा होती है। तो बताएं आप खुद, एक दफा जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, एग के साथ या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ? एग के साथ। क्यों भाई, क्योंकि नया प्लांट बनाना है, एम्ब्रियो बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो बनता है रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन से, और एंडोस्पर्म पता नहीं कैसे बनता है, वो अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी बताऊंगा। इतना तो क्लियर हो गया है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होगा वो ट्रिप्लॉइड नहीं होगा। क्यों, दूसरी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है, सिंगल फर्टिलाइजेशन की वजह से। अब आगे चलें, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होगा, कोई नया रास्ता लेगा, बन जाएगा। देखेंगे ना कैसे बनता है, 2 मिनट वेट करें, देखेंगे एंजियोस्पर्म में ये एंडोस्पर्म कहां से बनता है। इतना पढ़ाया है अभी तक कि ट्रिप्लॉइड नहीं होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल से नहीं बनेगा। अब कैसे बनता है वो देखते हैं भाई। सुने, ये किसकी बात कर रहा हूं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं, जिम्नो की। एंजियो की बात हो रही है, इसको कंप्लीट करेंगे फिर जिम्नो से कंपेयर करेंगे। चलो भाई, ये बन गया सीड का क्या, एंडोस्पर्म। हजारों लाखों सेल्स हैं इसमें, सारे के सारे क्या हैं, ट्रिप्लॉइड, और इन सब के अंदर क्या है, फूड स्टोर। तो कितने पार्ट अब तक पढ़े हैं हमने, एक पढ़ा है हमने एम्ब्रियो, सीड का बना, कहां से बना, एग और मेल गैमेट स्पर्म के फ्यूजन से, और एम्ब्रियो से दूसरा पार्ट बना जिसको हमने कहा कॉटिलीडॉन, ठीक है।
और तीसरा पार्ट बना फूड को स्टोर करने वाला पार्ट, एंडोस्पर्म। अब चौथा पार्ट है सीड का कोट। कमेंट में बताएं कहां से बनेगा। आप कहेंगे सर ये दो जो लेयर्स है ना ओव्यूल की, जिनको आपने इंटीग्यूमेंट कहा है, ये दोनों के दोनों इंटीग्यूमेंट लेयर कन्वर्ट हो जाएंगे सीड के कोट में। तो सीड का कोट बन गया आपके पास, ये सीड का कोट बन गया। मींस ऐसा कह लें कि ये सारे का सारा ओव्यूल का नतीजा है। ये सारे का सारा ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया है सीड में। अब सीड के पार्ट पूछूं तो क्या कहेंगे आप? कितने पार्ट हैं सीड के? एक एम्ब्रियो, दूसरा कार्टिलेडॉन, और तीसरा एंडोस्पर्म, और चौथा जो है वो होगा सीड का कोट। 4 पार्ट हैं और ये चारों के चारों पार्ट अगर मैं कहूं पूरे का पूरा ओव्यूल है जिसको हम सीड कह रहे हैं। अभी इन्होंने ग्रो किया है, कुछ चेंज किए, इसमें एग था, फर्टिलाइज करके जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना लिया। इसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस था सेल, और उसने ग्रो करके एंडोस्पर्म बना लिया है। और इसके पास इंटीग्यूमेंट थी जिन्होंने कोट बनाया है। बाकी ये दूसरा पार्ट कार्टिलेडॉन इससे डिराइव हुआ है एम्ब्रियो से। तो ये ओव्यूल को हम सीड कह रहे हैं। अच्छा सुने, ये ओव्यूल राइपेंड ओव्यूल को सीड कहते हैं या अनराइपेंड ओव्यूल को सीड कहते हैं? राइपेंड का मतलब है ग्रो करके मेच्योर हो जाना। ओव्यूल ने ग्रो किया है, मेच्योर हुआ है, फाइनली कन्वर्ट हुआ है सीड में, तो राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। ये लिखा हुआ है बुक में। इसका मतलब है ओव्यूल ने ग्रोथ की है, ओव्यूल बड़ा हुआ है, ओव्यूल ने डेवलपमेंट की है, राइप हुआ है, मेच्योर हुआ है, फिर इसको हम सीड कह रहे हैं। ठीक हो गया? चलो भाई, अब जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करते हैं। जिम्नोस्पर्म से कंपैरिजन क्या है? सिंपल चीज है भाई। हम कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म में एक फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन एक, जिसके नतीजे में जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। चलो भाई, बन गया क्या एम्ब्रियो? तो बताएं, एम्ब्रियो बन गया पार्ट 1, ये एक पार्ट हो गया सीड का। अब दूसरा पार्ट, दूसरी फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं। दूसरी फर्टिलाइजेशन कौन से सेल से नहीं होगी? सेकेंडरी न्यूक्लियस से नहीं होगी। तो ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा? नहीं। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। मगर मैं कह रहा हूं डबल फर्टिलाइजेशन के ना होने के बावजूद भी सेकंड पार्ट ऑफ द सीड एंडोस्पर्म बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। अब ये तो तय हो गया कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन, सेकंड वाली फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो भाई ये है कॉन्सेप्ट कि ओव्यूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं हेप्लॉइड, और वो हेप्लॉइड जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली ग्रो करके एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म है क्या? एंडोस्पर्म है क्या? कॉम्बिनेशन है सेल्स का जिनकी ड्यूटी क्या है? फूड स्टोर करना। तो एंजियोस्पर्म में वो 3 न्यूक्लियस वाला सेल था जिसने अपने आप को इतना ग्रो किया, प्रोलिफरेट किया, सारे ओव्यूल के अंदर भर लिया और फाइनली फूड स्टोर कर लिया। उन 3 न्यूक्लियस वाले सेल से जो सारे सेल बने और जिन्होंने फूड स्टोर किया उनको हमने एंडोस्पर्म का नाम दे दिया। एंजियोस्पर्म में 3 न्यूक्लियस वाला सेल नहीं बना, तो कोई और ऐसा सेल होगा जो ग्रो करके सारे ओव्यूल को भर देगा और फूड स्टोर करेगा, उसको हम नाम दे देंगे एंडोस्पर्म। तो ये जो सेल है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल है ना फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये ऐसा एक हेप्लॉइड सेल है जिससे एंडोस्पर्म बन रहा है। तो जो जिम्नोस्पर्म में है हमारा एंडोस्पर्म, वो फर्टिलाइज्ड नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड है, नॉन फर्टिलाइज्ड है। बस ये बात है। क्लास अभी खत्म होगा। प्रोथीलियल एंड स्टॉक सेल का क्या काम था? प्रोथीलियल एक्स्ट्रा सेल्स हैं, काम कल पढ़ेंगे इनका। चुप रहो।